हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो इस लाइव सेशन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करते हैं। डियर, आपका डिमांड था कि सर आर्ट स्ट्रीम की जो स्टूडेंट हैं यानी आर्ट साइड के जो स्टूडेंट हैं लगातार उनको वीडियो प्रोवाइड किया जाए। हमारे यहाँ थर्ड स्टूडियो की स्थापना की जा रही है, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट और जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट की जा रही थी, इसलिए कुछ आवश्यक कार्य हेतु एवं कुछ प्रक्रियाओं के कारण जो है क्लास बीच में रोक दी गई थी, यानी आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं हो रहा था। परंतु अब जो है डेली आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास आपको प्रोवाइड होंगे, यानी कि मिलेंगे। आपको जो भी सिलेबस है हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लेकर वो आपको बिल्कुल विधिवत रूप से आपको जो है प्राप्त होगा। तो डियर, आप जो है कनेक्ट रहेंगे और क्लास को लाइक और शेयर भी कर देंगे, ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं आर्ट साइड के उनको ये वीडियो उनके एग्जाम के लिए, उनके लाइफ के लिए हेल्पफुल हो सके। तो डियर आइए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज की क्लास में मैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जो हमारा पार्ट 1 होगा। सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो यह है, यानी कि आपको पहला भाग मिलने जा रहा है सेकंड चैप्टर का। चैप्टर का नाम है डियर, मैं आपको बता दे रहा हूं, चैप्टर का नाम है चैप्टर 2। चैप्टर चैप्टर 2, ठीक है डियर, चैप्टर 2। और चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या। विश्व विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्या कहते हैं माय डियर? वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व जनसंख्या। क्या है? विश्व जनसंख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह दिखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन है क्या, विश्व जनसंख्या है क्या। तो मैं आज आपको विधिवत क्लियर करा दूंगा, ये इसके बारे में मैं आज विधिवत क्लियर कराने वाला हूं कि ये जनसंख्या होता क्या है। ठीक है, जनसंख्या है क्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्ड लगा हुआ है तो ये भी बता देते हैं कि विश्व जनसंख्या क्या है। ठीक है डियर। और वितरण घनत्व और वृद्धि, ये भी इसके साथ है। वितरण वितरण घनत्व, वितरण घनत्व और वृद्धि, वितरण घनत्व और वृद्धि। ठीक है, वितरण घनत्व और वृद्धि, वितरण घनत्व और वृद्धि, ये आपका विश्व जनसंख्या के अंतर्गत आएगा। यह है चैप्टर 2, वितरण घनत्व और वृद्धि। वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व जनसंख्या, वितरण घनत्व और वृद्धि। ठीक है, ये चीज है। मैं आपको इसका एमसीक्यू भी कराऊंगा और आपको लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप के भी क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्वेश्चन फर्स्ट है कि ये जनसंख्या वितरण है क्या। ठीक है, जनसंख्या वितरण है क्या, क्योंकि हम जनसंख्या को लेकर बातचीत करने वाले हैं, जनसंख्या के लेकर बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहली पॉइंट आता है कि ये जनसंख्या है क्या, या जनसंख्या वितरण, जनसंख्या की बातें जो भी हम देखते हैं, ये सारी चीजें क्या इंडिकेट करता है, किस बात को जो है ये बता रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ठीक है, वितरण घनत्व और
वृद्धि। तो इसी पर हम लोग आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बातचीत करेंगे इस पर हम कि जनसंख्या को लेकर, क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ने से क्या होता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आर्थिक व्यवस्था पर। आपके आर्थिक व्यवस्था भी पड़ता है और आपके आवासीय व्यवस्था भी पड़ता है, क्योंकि पॉपुलेशन आ जाने से हमें रहने के लिए स्थान चाहिए, भोजन भी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए जिस परिवार में अगर अधिक जनसंख्या है तो उसका इकोनॉमिक भी कंडीशन भी उस तरफ से होना चाहिए। अगर इकोनॉमिक कंडीशन लो है तो परिवार की जो व्यवस्थाएं हैं, अगर इकोनॉमिक कंडीशन लो है तो अच्छे से आप वेल तरीके से, अच्छे तरीके से आप क्या है, ना ही आप एजुकेशन ग्रहण कर पाएंगे, ना ही स्वस्थ रह पाएंगे। क्योंकि एक आदमी को अच्छी तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका हाई होने के लिए इकोनॉमिक कंडीशन होना चाहिए। और किस तरह का होना चाहिए, अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन होना चाहिए। अब जैसे जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ा, अन्य देश की पॉपुलेशन बढ़ा, उस हिसाब से इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत करना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारे यहाँ की गरीबी बढ़ जाएगी। यही रीजन है कि बहुत सारा देश अभी विकसित देश न होकर अभी क्या है, अभी क्या है, विकासशील देश के क्राइटेरिया में है, विकासशील देश के क्राइटेरिया में है। तो यही बात है। जैसे यहाँ पर देखिए वितरण क्या होता है, घनत्व क्या होता है और वृद्धि क्या होता है। तो यही हम आज को आप जो चीजें हैं बताना चाहते हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले चीजें जो है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स की भी हम बातचीत करेंगे। आइए, जनसंख्या वितरण क्या है। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण क्या है। ठीक है, जनसंख्या वितरण क्या है। आंसर, जनसंख्या वितरण क्या है, ये आपको क्या है क्लियर करना है। जनसंख्या वितरण क्या है। तो जनसंख्या वितरण का अर्थ है, जनसंख्या वितरण का अर्थ है, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण का अर्थ है क्या है डियर, यहां हम बात करेंगे। जनसंख्या वितरण का अर्थ जानते क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर लोगों के वितरण की व्यवस्था। पृथ्वी की सतह पर जो है, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर लोगों की वितरण की व्यवस्था, लोगों की वितरण की व्यवस्था, लोगों की वितरण, लोगों की वितरण की व्यवस्था, लोगों की वितरण की व्यवस्था, ये क्या कहलाता है, जनसंख्या वितरण कहलाता है। में सबसे पहला जो पॉइंट आया है वितरण की बात आया है। अच्छा, जनसंख्या क्या है, किसी एक विशेष राज्य, किसी एक विशेष स्थान पर, विशेष जगहों पर जो लोगों की संख्या है, रहने का, निवास करने की जो संख्या है, जन माने होता है मनुष्यों का, उसमें सभी आ जाएंगे। व्यक्तियों में आपके व्यक्ति, आपके पुरुष, महिला, बच्चे सभी आ जाएंगे, जो मिलकर उनका जो वास स्थान है वो संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जैसे अगर आप संधि विच्छेद करें तो जन धन संख्या यानी पॉपुलेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन, और इसको संधि विच्छेद की दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनधन संख्या यानी जन जो रहने की जो वहां का जो व्यक्तियों की जो संख्या है उस राज्य में, उस देश में, उस जगह पर, उसी को संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। सेकेंड पॉइंट आया जो मैं क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा हुआ हूं कि जनसंख्या वितरण है क्या। तो यहां पर यह है, जनसंख्या वितरण का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर लोगों की वितरण की व्यवस्था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की जो सतह है मनुष्यों के लिए सबसे बेस्ट जगह पाया गया, अन्य ग्रहों के अपेक्षा सबसे बेस्ट ये जगह है जहां मनुष्य निवास करता है, अपनी दिनचर्या को उपागम करता है, अपनी दिनचर्या को यहां पर क्या करता है, व्यतीत कर रहा है। तो ये पृथ्वी की सतह पर क्या कर रहा है, पृथ्वी की सतह पर, यहां देख सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर लोगों की वितरण की व्यवस्था। ठीक है, ये चीज क्या कहलाएगा, जनसंख्या वितरण कहलाता है। जी बिल्कुल, आपका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहां पर
देख पा रहे हैं जनसंख्या वितरण का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर लोगों के यहां पर लिख सकते हैं लोगों के वितरण की व्यवस्था, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, जनसंख्या को सामान्य रूप से जनसंख्या को सामान्य रूप से जनसंख्या को सामान्य रूप से ठीक है, जनसंख्या को सामान्य रूप से ठीक है, जनसंख्या को समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है, समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है, वितरित नहीं किया जाता है, वितरित नहीं किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या को सामान्य रूप से वितरित नहीं किया जाता है, क्योंकि दुनिया की जो देखा गया, क्योंकि दुनिया की 90% क्योंकि दुनिया की 90% अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, वर्ल्ड का पूरे बात की जा रही है, क्योंकि दुनिया की 90% आबादी जो है, 90% जो आबादी है वो क्या है, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे हम पेज को। जनसंख्या को समान रूप से वितरित नहीं किया जाता, क्योंकि दुनिया की 90% आबादी अपने भूमि क्षेत्र के लगभग अपने भूमि क्षेत्र के लगभग जो है, अपने भूमि क्षेत्र के लगभग जो है, अपने भूमि क्षेत्र के लगभग 10% में रहती है। कितनी रहती है डियर? 10% जो है एरिया में, या 10% में रहती है, अपने भूमि क्षेत्र के लगभग 10% में रहती है, 10% में रहती है। ठीक है, 10% में रहती है, यह कंडीशन देखा गया है। दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले, मैं आपको यह भी बता दूं कि दुनिया की जो है, दुनिया के जो है 10 सबसे अधिक 10 सबसे अधिक दुनिया की 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश, अधिक आबादी वाले देश जो है, दुनिया की 10 सबसे अधिक आबादी वाले जो देश हैं, जो टॉप 10 के पॉपुलेशन वाले हैं, दुनिया की 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश जो है, दुनिया की आबादी का लगभग जो है, दुनिया की आबादी का लगभग 60% योगदान करते हैं। कितना योगदान करते हैं डियर? 60%, लगभग 60% योगदान करते हैं, दुनिया की आबादी का लगभग जो है, दुनिया की आबादी का लगभग जो है 60% योगदान करते हैं। ठीक है, और मैं आपको सबसे बेहतरीन पॉइंट यहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं, जो है, जो काफी यूजफुल और हेल्पफुल है आपके कैरियर और एग्जाम के लिए। इन 10 देश में 6वां एशिया में स्थित है, मतलब 6 एशिया में स्थित है। इन जो है, इन 10 देशों में से, इन 10 देशों में जो है, इन 10 देशों में से 6 एशिया में स्थित हैं। 6 एशिया में स्थित हैं, 6 एशिया में स्थित हैं। ठीक है,
इन 10 देशों में से 6 कहाँ हैं? एशिया में स्थित हैं आपके। अब इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर एमसीक्यू लेवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो भी आपको ये हेल्प करेगा कि कौन से टॉप 10 के पॉपुलेशन वाले कंट्रीज हैं और उनका क्या रहस्य है और कौन से महाद्वीप में स्थित है। जैसे एशिया का महाद्वीप है तो मैं आपको बता दिया। पहले बात जो पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है कि जनसंख्या वितरण क्या है, मैंने आपको बताया कि जनसंख्या क्या होता है। फिर इसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन एराइज हो रहा है यह है जनसंख्या वितरण क्या है। तो आंसर है कि जनसंख्या वितरण का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर लोगों के वितरण की व्यवस्था। जो पृथ्वी का जो लेवल है, जो सतह है, उसके पर वितरण, जो लोगों के, किसके, लोगों के वितरण की व्यवस्था। जनसंख्या को समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है। जनरल लेवल पर इसको जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, वितरित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया की 90%, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 90% जो पॉपुलेशन है अपने भूमि को क्षेत्र के लगभग 10% में रहती है। अधिक से अधिक तो वाटर का एक्सपेंशन है, फैलाव है, जल का विस्तार है। लेकिन दुनिया के 10 सबसे, यहाँ पर ये सबसे है, दुनिया के 10 सबसे अधिक जो है आबादी वाले देश दुनिया की आबादी का लगभग 60% योगदान करते हैं। इन 10 देशों में से 6 एशिया में स्थित है। जो 10 टॉप 10 की जो कंट्री है पॉपुलेशन बेस पर देखा गया तो ये जो है 10 देशों में 6 तो आपके एशिया में ही मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? एशिया में ही मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रही है डियर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश जो है दुनिया की आबादी का लगभग 60% योगदान करते हैं। इन 10 देशों में से 6 एशिया में स्थित है, 6 जो है एशिया में स्थित है। और यहां पर आप देख रहे हैं जनसंख्या वितरण क्या है। तो जनसंख्या वितरण का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, दुनिया, यहां पर आप देख पाएंगे जनसंख्या वितरण का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर जो है लोगों के वितरण की व्यवस्था, लोगों के वितरण की व्यवस्था। जनसंख्या को समान रूप से, क्योंकि आप जो है समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है। तो ये सारी पॉइंट यहां पर देखने को मिल रही है। अब आगे चलते हैं डियर, आपको हम बताना चाहेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं या उनको प्रभावित कौन कौन से करते हैं, ये भी आप जो है आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन एक तरह से उड़ सकता है, ठीक है, कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। क्वेश्चन आप बना सकते हैं या क्वेश्चन यहाँ उठ सकती है कि क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, या कारक माने होता है जो उसके फैक्टर्स हैं, कारकों को बताइए। अब चलिए आपको मैं आंसर बता रहे हैं इसका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये उत्पन्न हो रहा है, या कह सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तो पहली बात है कि जनसंख्या वितरण 3 कारकों पर आधारित है। जनसंख्या वितरण, ठीक है, जनसंख्या वितरण 3 कारकों अर्थात 3 कारकों अर्थात जनसंख्या वितरण 3 कारकों अर्थात भौगोलिक कारकों, जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं, भौगोलिक कारकों,
भौगोलिक कारकों, ठीक है, हाँ, आर्थिक कारकों, दूसरा क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक आर्थिक कारकों, ठीक है। सेकंड है आपका, पहला है भौगोलिक कारकों जियोग्राफिकल फैक्टर्स, सेकंड है आर्थिक कारकों इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। और जो तीसरा है वह है सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों, सामाजिक और सामाजिक और सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है, सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है, ठीक है, प्रभावित होता है, ठीक। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जनसंख्या वितरण तीन कारकों अर्थात भौगोलिक कारकों, आर्थिक कारकों, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से क्या होता है, प्रभावित होता है। आपको मैं यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये क्या मैटर है। जो मैंने आपको बताया कि भैया पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जनसंख्या वितरण है, ये तीन कारकों अर्थात जो पहला मैंने भौगोलिक कारक बताया, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, सेकेंड है आर्थिक कारकों इकोनॉमिक फैक्टर्स, नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स से प्रभावित होता है। क्योंकि आप जानते हो कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में देखा गया तो जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रहा है, पहला स्थान पर रखा गया है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, जैसे आपको मानसून, क्लाइमेट, जलवायु, ताप, टेम्परेचर, वन, झरना, तालाब, जितने भी चीजें हैं ये प्राकृतिक लेवल पर जो भौगोलिक स्तर पर दिखाई दे रहे हैं या भौगोलिक स्तर पर जो इनकी कंडीशन देखने को मिल रही है वो जियोग्राफिकल फैक्टर्स में जाएंगे। आर्थिक कारकों का मतलब रुपये, पैसे, मामले, जो अर्थव्यवस्था को लेकर जो फैक्टर्स बनते हैं, जो प्रक्रियाएं बन रही है, उसको आर्थिक कारक बोलते हैं। आपका अगला है सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों, जो समाज और सांस्कृतिक व्यवस्था को लेकर या सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को लेकर जो फैक्टर्स बन रहा है वो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में आएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक कारक में मैं आपको बताया था, इसमें जो पहला है भौगोलिक कारक यानी कि प्राकृतिक कारक से भी बिलोंग करेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, आगे नेक्स्ट चलिए, इसमें जो पहली पॉइंट बनता है, एक पॉइंट ये भी है हाँ कि ज्योग्राफिकल के अंतर्गत आता है प्राकृतिक कारक, ज्योग्राफिकल के अंतर्गत आता है, मेरे भौगोलिक फैक्टर्स के अंतर्गत पहला आता है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करके बताया हूं, प्राकृतिक कारक नेचुरल फैक्टर्स अंडर द ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अंतर्गत आएगा। क्या है, प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक क्या डियर आपका है प्राकृतिक कारक, ठीक है, ये आपका बन रहा है प्राकृतिक कारक। इसमें जो पहला पॉइंट आता है ये आता है उच्चावच की व्यवस्था। उच्चावच, उच्चावच आप कहेंगे कि सर ये उच्चावच क्या है? जो आपने जो जनसंख्या वितरण के अंतर्गत आपने बताया कि सर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक बनते हैं, वितरण होने की क्या दशाएं हैं, तो ये प्रभावित कर रहे हैं जो जनसंख्या को वितरण करने का कारण बन रहा है, इनके फैक्टर्स हैं। पहला आपका आया, क्या आया था, भौगोलिक, दूसरा आर्थिक कारक इकोनॉमिक फैक्टर्स, फिर तीसरा जो था सामाजिक और सांस्कृतिक, इनके लेवल पर जनसंख्या का वितरण कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया, वितरित कर दिया गया, क्योंकि समान रूप से तो इसको वितरण कर नहीं सकते हैं जब से चाहे हम जनसंख्या को वितरण कर दें, जी नहीं, उसको समान रूप से आसीय बंटवारा नहीं लगा सकते हैं जनसंख्या को, उसके वितरण करने के कुछ कंडीशंस होते हैं, उनके पीछे रीजन्स होते हैं, और वो बहुत ही बेहतरीन रीजन्स हैं जो मैंने आपको बताया। तब जाकर भूगोलवेत्ता आया, जो विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने, यहाँ पर तो खास करके भूगोलवेत्ता और जो भूगोल के क्षेत्र में काम करने वाले जो विद्वान हैं, उन्होंने इसको अलग अलग तरह से बांट दिया, उनकी स्थिति को देखते हुए
परिस्थिति को देखते हुए, ऐसे नहीं कि समान रूप से चलो भैया यहाँ पर ये हो गया वहां पर वो हो गया, ऐसे करके उन्होंने वितरण व्यवस्था नहीं बताया। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा कि सामान्य रूप से नहीं वितरण कर दिया गया, इसके पीछे रीजंस होते हैं। हम लोग क्यों कहते हैं पठारी भूमि, ये पठार का क्षेत्र दिख रहा है, ये तराई का क्षेत्र दिख रहा है, ये पर्वतीय क्षेत्र दिख रहा है, क्यों कह देते हैं? क्योंकि वैसे दशा देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशन लेवल पर बात करें या फिर आपको प्राकृतिक लेवल पर बात करें, क्योंकि नेचर ने, प्राकृतिक ने इस तरह से प्रोवाइड किया है अपनी व्यवस्था को। ठीक है, इसीलिए वितरण का व्यवस्था उसके जलवायु, उसके जो है कंडीशंस को देखते हुए किया गया है। ये मेरे कहने का मतलब है, उसी को आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं और एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। और आपके जब कंपटीशन फेस करेंगे, यानी कंपटीशन के एग्जाम को जब फेस करेंगे, तो उसमें भी एमसीक्यू लेवल के तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको नॉलेज गेन होगा। फिलहाल चलते हैं, उच्चावच की बात करते हैं। भौगोलिक स्तर के अंतर्गत आपकी जो पहला प्राकृतिक कारक है, नेचुरल फैक्टर्स है, उसमें उच्चावच आया है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा उच्चावच है क्या? पर्वतीय पठारी अथवा पर्वतीय, अभी एक्सप्लेन करके बता रहा हूं डियर, पर्वतीय पठारी जो मैं अभी बात कर रहा था, पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय पठारी अथवा उबड़ खाबड़, पर्वतीय पठारी अथवा उबड़ खाबड़ अथवा उबड़ खाबड़, ठीक है, पर्वतीय पठारी अथवा उबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग रहते हैं, प्रदेशों में कम लोग रहते हैं। यहां पर कोई रहना चाहता है ऐसे प्रदेशों में कम लोग रहना चाहते हैं, कम लोग रहना चाहते हैं, ठीक है, पर्वतीय पठारी तो उबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग रहना चाहते हैं या कम लोग रहते हैं, अथवा ये भी कह सकते हैं अथवा कम लोग रहते हैं, अथवा कम लोग रहते हैं, ठीक है, अथवा कम लोग रहते हैं। ये यहां स्थिति आप समझ सकते हैं, ठीक है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में देखा गया, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जो है लोगों का निवास अधिक होता है, जनरल सी बात है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक रहता है, लोगों का निवास अधिक होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है। क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि जो है उर्वरक होती है। क्या होती है? उर्वरक होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि क्या होती है? उर्वरक होती है। उर्वरक मतलब उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है, उर्वरा शक्ति पाई जाती है। और पर्वतीय क्षेत्र में क्या होती है? ये चीज की कमी होती है। तो कोई नहीं चाहता कि हम पर्वतीय क्षेत्र में रहें, पठारी क्षेत्र में रहें, कोई चाहता है? ये कंडीशन को देखकर अगर आप कल्पना कीजिए, कल्पना क्या, हकीकत में ऐसी दशा देखने को मिल जाती है, पर्वतीय पठारी, पर्वतीय और अथवा उबड़ खाबड़ प्रदेशों में, इनकी जो स्टेट हैं, तो प्रदेशों में कम लोग रहना चाहते हैं। भैया क्यों रहना चाहते हैं? आपको मैं नीचे रीजन भी बता दिया स्पष्ट रूप से। जबकि मैदानी क्षेत्र में देखा गया, मैदानी क्षेत्र में हम लोग भी आ जाएंगे, तो मैदानी क्षेत्रों में लोगों का जो निवास है वो अधिक है, मोर देन दिस टाइप्स ऑफ दिस स्टेट,
Okay, because in that state there are so many fertile places and fertile places you can say, and soil are also useful for the agriculture. कृषि के लिए बहुत अच्छी होती हैं, निवास के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जलवायु अच्छे मिल जाते हैं मैदानी भागों में। तो यही बात है, मैदानी क्षेत्रों में तो लोगों का निवास अधिक हो जाता है, क्योंकि लोग लाइक भी करते हैं, पसंद करते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए क्लियर हो रहा होगा मैटर। अब आपको ये क्लियर हो गया कि जो उच्चावच व्यवस्था के अंतर्गत किन किन बातों को आप लिख सकते हैं या उच्चावच किसे कहते हैं। तो इसमें स्पष्ट आप लिख सकते हैं कि जो हमारा व्यक्ति समाज है, जो सोसाइटी है, हमारे जो लोग हैं, वे पर्वतीय पठारी उबड़ खाबड़ क्षेत्रों या प्रदेशों में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर पहले कृषि व्यवस्था की जो दशा है बिल्कुल लो कंडीशन है, क्योंकि ना ही वहां का जलवायु, ना ही वहां का जगह जमीन और ना ही वहां का सिंचाई व्यवस्था उचित है। मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास इसलिए बढ़ गया क्योंकि वहां पर प्राकृतिक रूप से व्यवस्थाएं भी उचित है, लोग पसंद भी करते हैं और जगह भी अच्छे तैयार हैं जो कि रहने के लिए अनुकूल व्यवस्था में पाए जाते हैं लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है भूमि उर्वरक होती है। दिस इज द मेन पॉइंट, उर्वरक होती है। और उर्वरक का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और कृषि की जा सकती है, मैं आपको बताया। और कृषि की जा सकती है, और कृषि की जा सकती है। ठीक है, और कृषि की जा सकती है। यही कारण है, दिस इज द रीजन दैट, यही कारण है कि यही कारण है, दिस इज द रीजन दैट नदी घाटियों जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र, हांगहो आदि घाटियां, ठीक है, यही कारण है कि नदी घाटियों जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र हांगहो आदि की घाटियां जो है, आदि की घाटियां अधिक घनी बसी है, अधिक घनी बसी हैं। ठीक है, तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये सारी प्रक्रिया कि प्राकृतिक कारक के अंतर्गत जो उच्चावच मैंने लिखा हूं इसका क्या मतलब है। तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया यहां पर डियर, बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि पर्वतीय पठारी अथवा उबड़ खाबड़ प्रदेशों में जो कम लोग रहना चाहते हैं अथवा कम लोग रहते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्र में देखा गया तो लोगों का निवास अधिक होता है। क्यों मैदानी क्षेत्र में लोगों का निवास अधिक पाया गया, क्यों ऐसी दशा देखने को मिल रही है? क्योंकि इन क्षेत्रों में जो भूमि है, जो वहां की सवाल मिट्टियां हैं, वो उर्वरक होती हैं और कृषि की जा सकती है। तो कौन नहीं चाहता कि हम कृषि ना करें, हमारा कृषि के द्वारा विकास ना हो और कृषि के द्वारा जो है हमारा रहन सहन ना बने, क्योंकि कृषि के द्वारा हमारा बहुत ही व्यवस्थाएं सुचारू रूप से काम होती है, सफल होती है। आपको पता है ना चाहिए कि ये सही कहा गया है कि मेरा भारत एक कृषि प्रधान देश है। माई इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, इट इज सेइंग करेक्ट, एवरीबॉडी नो अबाउट दैट सेइंग यू कैन से द इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, कृषि प्रधान देश है। तो क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि उर्वरक होती है और कृषि की जा सकती है, यही कारण है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि हम कृषि ना करें? ठीक है, ये चीज है, तो इनके अपेक्षा सिलेक्ट कर लिए लोगों ने मैदानी क्षेत्रों को। यही कारण है कि नदी घाटियां जैसे गंगा देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र को देख लीजिए, हांगो आदि जो घाटियां हैं अधिक घनी बस गए, क्योंकि जो गंगा के आसपास के जो मैदानी जो भाग है वो मैदानी है और मैदानी क्षेत्र हैं और वहां पर लोग जाकर बस गए। वहां पर गंगा के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था भी मिल जाती है
और आपके कृषि के लिए उपजाऊ भूमि भी प्राप्त हो जाती है, और आपको कृषि अच्छे से कार्य कर लेते हैं, जो कि लोगों का निवास भी अच्छे से हो जाता है और उनका कृषि व्यवस्था भी सुचारू रूप से सफल हो जाता है। तो ये रीजन है। अब थोड़ा हम आगे बात करना चाहते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या बताना चाहते हैं आपको कि जलवायु, आइए हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जलवायु। इनके आगे का जो फैक्टर है भैया, क्लाइमेट बहुत बड़ी चीज है। जो इसमें बी मैटर है, ये है जलवायु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट। जलवायु, ठीक है। क्या है आपका? जलवायु। अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडी, आपको पता होना चाहिए कि अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडी, अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडी, ठीक है। जलवायु की बात करें तो अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडी, ठंडे भी लिख सकते हैं। एक्सेस अगर कोई चीज हो जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाता है लोगों के लिए, व्यक्ति समाज के लिए, हम लोगों के लिए, ठीक है। अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे। भागों में कम जनसंख्या निवास करती है। कम जनसंख्या निवास करती है। कम जनसंख्या निवास करती है। कम जनसंख्या निवास करती हैं, ठीक है। अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करती हैं। ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। ये जो है ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। क्या है? ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। क्यों है मैं बताऊंगा आपको। ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, क्यों है इसके रीजन आप भी ढूंढिए डियर, और मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। ये विरल जनसंख्या वाले क्या हैं? क्षेत्र हैं। जैसे मरुस्थल व पहाड़ी, जैसे मरुस्थल व पहाड़ी, ठीक है। जैसे मरुस्थल व पहाड़ी क्षेत्र, जैसे मरुस्थल व पहाड़ी क्षेत्र, मानसून प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। अधिक जनसंख्या निवास करती हैं। अधिक जनसंख्या क्या करती हैं? निवास करती हैं, ठीक है। अधिक जनसंख्या निवास करती हैं। जैसे एशिया के देश, एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जैसे एशिया के देश, यहां पर आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं माय डियर। जलवायु क्लाइमेट की मैं बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट। द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन has been found according to the condition of climate, according to the condition of the social and cultural conditions and economic basis also. These are the factors you can say, because there are so many regions due to the distribution of the population, because you know very well population, if
effects upon various level points for the economic, for the family planning, and for the many more conditions you can say, because you will understand the population and you can say geographical and economical and social, these are the correlation one another. And you can say the, in the first class I have announced and I've explained already that the nature is connected with people and people are also connected with natural, because they are to connectivity, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं वहां पर कि जलवायु के भी देखकर लोगों का जनसंख्या का जो है अलग अलग कंडीशन देखने को मिला जनसंख्या का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि अत्यधिक अगर गर्मी पड़ रही है या अत्यधिक ठंड की मैं बात कर रहा हूं, एक्सेस जो है कोल्ड है या एक्सेस हॉट है वहां पर, तो इनके भागों में कम जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को, अपने फैमिली को या अपनी व्यवस्थाओं को इस तरह से नहीं डालेगा कि वो अत्यधिक गर्मी झेले या अत्यधिक ठंड झेले। ऐसा कोई नहीं चाहता है। यही रीजंस है कि ऐसे जो है परिस्थिति में अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करने लगी, क्योंकि वहां पर लोग अपने आप को अनुकूल नहीं बना पाते हैं। कुछ ही जनसंख्या रहती है, वो भी बहुत मजबूरी में रहते हैं वहां के लोग। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये विरल जनसंख्या वाले जो है क्षेत्र हैं। विरल का मतलब होता है बहुत घना नहीं, बहुत विरल कंडीशन में ऐसी दशा देखने को मिला है। इसके बाद जैसे मान लीजिए मरुस्थल व पहाड़ी क्षेत्र मानसून प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्यों करती है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एशिया के देश, मैं एग्जाम्पल भी आपको बता दिया हूं, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मानसून प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, यही रीजन है। जैसे मरुस्थल देख लीजिए और पहाड़ी क्षेत्र मानसून पर अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है, जैसे एशिया के देश। ठीक है, मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल पहाड़ी क्षेत्र मानसूनी प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। मानसूनी प्रदेशों में, मरुस्थल में क्यों, पहाड़ी क्षेत्र में क्यों? क्योंकि इनमें आपका जलवायु थोड़ा निम्न स्तर के पाए जाएंगे। है तो मरुस्थल, लेकिन वहां पर थोड़ा जो है आपका व्यवस्थाएं थोड़ी सी नॉर्मल देखने को मिल जाएगी इनके अपेक्षा। जो अत्यधिक की मैं बात कर रहा हूं, अत्यधिक से थोड़ा सा ये लो है, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज करा सकता है आपको कि सर मरुस्थल में भी तो गर्मी पड़ता है। बात सही है, दैट इज गुड पॉइंट। इसलिए मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना पैदा करे। पहाड़ी में भी गर्मी पर भी पड़ती है तो ठंडी पड़ती है, ठंड के समय ठंडी आएगी। जैसे हमारे यहाँ देख लीजिए मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, चुनार डिस्ट्रिक्ट में, या जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे आपके यहाँ पर देख लीजिए मध्य प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन वहां गर्मी के समय थोड़ा गर्मी भी मिल जाती है, ठंडी के समय ठंडी भी मिल जाती है, बरसात में बरसात भी मिल जाती है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मैटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और मानसूनी प्रदेश, जो मानसून वाले प्रदेश से समय समय पर मानसून बनता रहता है टाइम टू टाइम, उनमें अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा सर मारुस्थल पहाड़ी में कहाँ क्षेत्र मिलता है। नहीं, मध्य प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत जो है, जैसे कि अब टुंड्रा प्रदेश को देख लीजिए, बर्कोयास को देख लीजिए, ये सब अपने को रिकॉर्ड रखती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्लेस हैं जो गर्मी के लिए रिकॉर्ड रखती हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती हैं, और कुछ ऐसे ठंड प्रदेश है जो वर्ल्ड लेवल पर रिकॉर्ड रखते हैं। उसकी मैं बात कर रहा हूं कि अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड वाले प्रदेशों में कम लोग रहना चाहते हैं और कम जनसंख्या निवास करती है। और जो जनरल लेवल पर जो गर्मी पड़ती है, सामान्य रूप से ठंडी गर्मी पड़ती है, वहां तो भैया आपको जनसंख्या रहेगी, अभी इतनी जनसंख्या छोड़कर भागेगी नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ प्रदेश में, हमारे यहाँ देश में कहीं न कहीं तो थोड़ा बहुत तो इस तरह की स्थितियां देखने को मिलता ही है, गर्मी बरसात जाड़ा। लेकिन एक्सेस मैं बात कर रहा हूं, जो अत्यधिक की बात कर रहा हूं, वो आपको वहां पर जनसंख्या विरल दिखेगी, न कि आपका एक्सेस देखेगा। तो यही सारे हैं जनसंख्या वितरण के मैटर। जलवायु विशेष भी एक रीजन है। क्या है? एक रीजन है। अब आइए मृदा की बात करता हूं। क्या करता हूं? मृदा थोड़ा इसको हम मिनिमाइज करेंगे।
चलिए आइए यहां पर समझ सकते हैं मृदा, ठीक है, क्या है मृदा। तो यहां पर हम देखेंगे कि मृदा को लेकर क्या मैटर है। जनसंख्या के वितरण पर, जनसंख्या के वितरण पर, ठीक है, जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरा शक्ति का, मृदा की उर्वरा शक्ति का, मृदा की उर्वरा, मृदा की उर्वरा शक्ति का, ठीक है, मृदा की उर्वरा शक्ति, मृदा की उर्वरा शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। मृदा की उर्वरा शक्ति का क्या है, बहुत बहुत क्या है, बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरा शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में देखा गया, उपजाऊ वाले, ठीक है, हाँ, उपजाऊ वाले, ठीक डियर, यहां समझ सकते हैं जो उपजाऊ वाले, उपजाऊ वाले, ठीक है, उपजाऊ माने जो उपज कराने वाले हैं, उपजाऊ, उपजाऊ वाले, उपजाऊ वाले, ठीक है, उपजाऊ वाले, यहाँ पर समझ सकते हैं कि उपजाऊ मिट्टी वाले लिख सकते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। उपजाऊ मिट्टी वाले, जो मिट्टियां उपजाऊ देती हैं, उपजाऊ मिट्टी वाले, उपजाऊ मिट्टी वाले, उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हैं, क्षेत्र क्या है, अधिक घने बसे हैं, क्षेत्र अधिक घने बसे हैं, अधिक घने बसे हैं। क्यों बसे हैं, अब यहां पर आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। क्यों, क्योंकि जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरा शक्ति, जो वहां उर्वरा शक्ति अधिक रहेगी वहां पर कृषि व्यवस्था, फसल की उपजाऊपन का जो प्रक्रिया बढ़ जाएगा। तो यहां पर यही बात स्पष्ट करा कि मृदा की उर्वरा शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक बसे हैं, उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र, उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जो है, यहां पर आप समझ सकते हैं उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में, थोड़ा सा और इसको स्पष्ट कर लिख देते हैं, आपके लिए सुविधा रहेगी। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में, उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में खाद्यान्न तथा अन्य फसलें, खाद्यान्न तथा अन्य फसलें, खाद्यान्न तथा अन्य फसलें, खाद्यान्न तथा अन्य फसलें, उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य फसलें, खाद्यान्न तथा अन्य फसलें अधिक पैदा की जाती हैं, 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 यहां पर आप समझ सकते हैं। तथा प्रति हेक्टेयर, तथा प्रति हेक्टेयर, तथा प्रति हेक्टेयर, तथा प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है, प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है, प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है, तथा प्रति हेक्टेयर उपज
तथा प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है। इसलिए नदी घाटियों इसलिए नदी घाटियों इसलिए नदी घाटियों ठीक है, इसलिए नदी घाटियों की उपज मिट्टी वाले की उपज मिट्टी वाले उपज मिट्टी वाले ठीक, नदी घाटियों की उपज मिट्टी वाले, या इसलिए नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी वाले लिख सकते हैं, उपजाऊ मिट्टी वाले। तो इसको मिनिमाइज करेंगे। हाँ, उपजाऊ मिट्टी वाले, उपजाऊ मिट्टी वाले ठीक है। इसलिए नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हैं, अधिक घने बसे हैं, अधिक घने बसे हैं। अब यहां पर इस पॉइंट को भी मैं आपको स्पष्ट कर समझाना चाहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं डियर, कि ये जो प्रक्रिया है वो जनसंख्या वितरण पर मृदा की उर्वरा शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य फसलें अधिक पैदा की जाती है, क्योंकि वहां उपजाऊ होती है, फर्टाइल कंडीशन में दिखने को मिलती है। तो जनसंख्या वितरण पर मृदा की उर्वरा शक्ति का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आज लोग जब जमीन भी खरीदते हैं तो एरिया देखकर खरीदते हैं और मिट्टी को देखकर कहते हैं कि क्या मिट्टी वहां पर फसल जो हम उगाना चाहते हैं वो फसल के लिए लाभदायक है कि नहीं होगा, या फसल तैयार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमारी जो पर्पज जो उद्देश्य फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मिट्टियों को देखकर लोग उस क्षेत्र में रहना चाहते हैं, वहां जमीन खरीदना चाहते हैं और बसना भी चाहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर्स है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर्स है कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य फसलें अधिक पैदा की जाती हैं तथा प्रति हेक्टेयर, यहाँ पर मैं लिखा हूं 1 हेक्टेयर में 100 एयर होता है। मैं आपको बता दूं, एक हेक्टेयर में 100 एयर होता है, तो 100 एयर की बात कर रहा, 100 एयर की बात कर रहा है। प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है, इसलिए नदी घाटियों उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हैं, यही रीजन है। तो ये आपको यहां पर भी स्पष्ट करा दिया डियर, सब कुछ समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरा शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य फसलें अधिक पैदा की जाती हैं तथा प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है, इसलिए नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हैं। जो उपजाऊ मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं अधिक घने बस गए, क्योंकि वहां पर लोग रहना चाहते हैं, वहां पर लोग जाना चाहते हैं, वहां पर लोग कृषि करना चाहते हैं और अपने फसलों को उगाकर अपने उद्देश्य को पूर्ति करना चाहते हैं। इसलिए वहां पर भी जो है ऑटोमेटिक जो है लोग जाना चाहे और पसंद किए, और वहां का जो क्षेत्र है वो लोगों से भर गया, यानी अधिक घनी बस्तियां हो गई, यही रीजन है डियर। तो यही बात आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जनसंख्या वितरण ऐसी नहीं हो गया, जनसंख्या वितरण के पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या वितरण आज ही क्लास में पूरा नहीं खत्म कर पाएंगे, क्योंकि इसकी मैटर बहुत बड़ा है और इसके पीछे रीजन ज्यादा है, इसके पीछे रीजन बड़ा है, तो रीजन क्लास हो जाएगा, बड़ा क्लास हो जाएगा। इसलिए अभी क्लास को मैं समाप्त करना चाहूंगा डियर। और इसके जो भी शेष भाग हैं जनसंख्या वितरण को लेकर, इसके जो और फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उन फैक्टर्स को हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको हम दर्शा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे और बता देंगे कि इसके पीछे क्या रीजन्स होते हैं जनसंख्या वितरण को लेकर। क्योंकि जनसंख्या वितरण यही नहीं किया गया, आपके इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, जो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं रीजन्स, फैक्टर्स। वही फैक्टर्स मैं आपको बताना चालू कर चुका हूं। इसके बाद मैं आपको जनसंख्या वितरण के साथ साथ में घनत्व डेंसिटी भी बताऊंगा कि घनत्व क्या है, कि घनत्व में कितने लोग रहते हैं, क्या होता है, क्या मैटर्स है, सारा कुछ मैं आपको बताता रहूंगा, ज्योग्राफी के अंतर्गत भी और आपकी हिस्ट्री के अंतर्गत भी। तो ठीक है, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब क्लास डेली आपको प्रोवाइड होगा, वीडियो आपके पास डेली मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा डियर।
आपका ये सपोर्ट बनी रहे। ठीक है, आपकी फुलफिल, आपकी जो कार्य है, आपकी जो डिमांड है, आपकी जो उद्देश्य है, फुलफिल किया जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय लव यू डियर, थैंक यू।